रिकॉर्ड होने लगा, शुरू हो गया, ठीक है। गलत मत रिकॉर्ड करना, ना कर दो तुम गलत सलत। चलो इधर आओ। फिजिक्स में मैंने कल जो है ना न्यूटन के 3 नियमों को बताया था। न्यूटन के गति के 3 समीकरण बताए थे, वो भी गति के समीकरण कैसे में थे, रेखीय गति में थे, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, न्यूटन के गति के रेखीय गति के समीकरण है ना, रेखीय समीकरण ध्यान रखना, ये रेखीय गति के समीकरण है। रोटेशनल गति के समीकरण अलग होते हैं, बस होते बस यही है, बस नोटेशन चेंज हो जाता है। चाहो तो अभी लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। रेखीय गति के समीकरण ये किसके हैं, न्यूटन महोदय के हैं। यहाँ तक आता देखना, आ रहा, ठीक है। तो देखो, एक तो पहले मैंने न्यूटन ने कितने समीकरण दिए थे रेखीय गति के, 3, ठीक है। और जो 3 दिए थे उसमें मैंने क्या बताया था, पहला क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, जिसने लिखा नहीं वो लिख ले। अगली चीज़ क्या आता है, s की जगह पे कहीं आपको डी भी देखने को मिलेगा, है ना, तो आप परेशान नहीं होना है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और अगला बताया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, आ रहा ना पूरा, ठीक है। अब देखो, इसके बाद मैंने ये बताया था v जो है ना, u जो है ना वो प्रारंभिक वेग है, v जो है ना वो क्या है, अंतिम वेग है, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, समय है, और s क्या है, डिस्टेंस है, यानी दूरी है, ठीक है। ये सारे के सारे हैं। फिर मैंने तुम्हें बताया था अगर इनको गुरुत्व के अधीन लिखना है, गुरुत्व के अधीन लिखना है तो वहाँ पे क्या करना होगा, तो मैंने 2 कंडीशन बताई थी। अगर कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या करना पड़ेगा आपको, चिन्ह क्या लेने पड़ेगा, माइनस, ठीक है। तो ये समीकरण में जैसे कोई वस्तु यहाँ से जैसे ऊपर की तरफ ऐसे, यहाँ से यहाँ पे तुम खड़े हो और ऊपर की तरफ ऐसे जा रहे, फेंक ली तुमने, तो ये वस्तु किसके अधीन होगी, जी के अधीन होगी। अब तुमने इस वस्तु को ऐसे किया और इसे उछाल दिया। अब ये वस्तु जब तक तुम्हारे हाथ में थी ना तब तक तुम्हारे अधीन थी, तुम चाहते तो उसको जितना दम देते उतना ही, जितना फोर्स लगाते उतने ऊपर तक जाती। लेकिन जैसे ही तुमने इस वस्तु को ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंकने के बाद जितना तुमने उसको फोर्स लगाया उतने ऊपर तो जाएगी ये, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब ये ऊपर भी जाएगी तो तुम्हारे फोर्स का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा और वहीं से गिरना ये प्रारंभ कर देगी। जब ये गिरेगी ना तो ये जी के गुरुत्व के अधीन हो जाएगी, फिर तुम्हारे अधीन नहीं रही वो बस। अब वो गुरुत्व के अधीन हो गई ना, तो जब बस तो ऊपर की तरफ जाती है तो क्या करना पड़ेगा आपको, -g लेना पड़ेगा। क्या हुआ, -g। जहाँ जहाँ पे ए लिखा है, जहाँ जहाँ पे ए लिखा है, ए बराबर क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, जी कर दो, -g। किसके लिए, जब वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। जैसे इस समीकरण को बोलें तो v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है। ए को किससे लिखा, जी से। s बराबर यू टी माइनस क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ये वाला क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है। ये सारे समीकरण हो गए। अगर इन्हीं समीकरणों को आपको रेखीय गति के अलावा अगर आपको घूर्णन गति में लिखना है तो वो भी मैं आपको यहीं पे लिखवा देता हूँ। इधर की तरफ ये लिख लिए ना आप, इसको एक तरफ लिखो, ये रेखीय गति के लिए समीकरण है। दूसरा लिखो घूर्णन गति के लिए समीकरण, घूर्णन गति के लिए, घूर्णन गति के लिए समीकरण। यही समीकरण चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखना, देखो जो v है ना, v ये अंतिम वेग है ना, इसको ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे। जैसे मैं यहाँ नोटेशन लिख देता हूँ, v बराबर क्या करना पड़ेगा, ओमेगा, ठीक है। u बराबर जो प्रारंभिक वेग है ना, u बराबर, तो ये करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं नीचे 0 लगा देते हैं, ये ओमेगा नॉट होता है, ठीक है। तो a बराबर है ना, a बराबर, इसको कहाँ से नोटेशन करेंगे, अल्फा से, ठीक है। और जो s बराबर है उसको किससे नोट कर देंगे, थीटा से, क्योंकि वो घूर्णन हो रहा ना, तो घूर्णन ऐसे होगा ना भाई, और ऐसे होगा तो ऐसे तुम्हें पता 360 डिग्री कोण बनता है। कोई वस्तु ऐसे घूमती है ना, तो अगर वो वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ हुई और ऐसे घूम के यहाँ पर आ गई तो कितने डिग्री घूम गई, वो 360 डिग्री घूम गई। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से तो वस्तु रेखीय गति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, लीनियर मोशन ये कहलाता है। लेकिन जब अगर रोटेशन मोशन होगा ना, घूर्णन मोशन होगा, तो क्या होगी, वो एंगल में घूमेगी, कोण बनाएंगी। तो उसके लिए क्या होगा, जो ऐसा होता है जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा बस। बाद बाकी टी जो है ना, टी के लिए टी ही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। अब इस सबको लिख सकते हैं हम। देखो पहला वाला गति का समीकरण देखो घूर्णन के लिए, देखो v बराबर क्या लिखेंगे हम, v ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, बोलो कोई दिक्कत है। दूसरा बराबर s बराबर, दूसरा क्या लिखेंगे, थीटा बराबर u के लिए क्या लिखेंगे हम, u के लिए ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर, आ रहा ना, देखो
अगला देखो वी स्क्वायर बराबर, तो क्या करेंगे वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये क्या हुआ ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा एस, 2 अल्फ़ा थीटा, 2 अल्फ़ा थीटा, बस ये लग गया। ये गत के तीनों समीकरण हो गए, ये गुणन गत के लिए हो गए, ठीक है। चेंज कुछ भी नहीं है, बस इसको नोटेशन को ध्यान रखना। जो प्रारंभिक जो अंतिम वेग होगा उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, जो प्रारंभिक वेग होगा उसको ओमेगा नोट से डिनोट करते हैं, जो ए होगा उसको किससे डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, जो एस होगा उसको किससे डिनोट करते हैं थीटा से, जो टी डिनोट होगा समय होगा वो टी से डिनोट होगा, बस सीधी सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। जब नोट कर लो तो बताना। ठीक है, हटा दें। अब देखो न्यूटन ने आगे गति के समीकरण बताए हैं, ठीक है, गति के 3 समीकरण दिए हैं रेखीय गति के लिए, साथ में उन्होंने अन्य चीज़ें भी बताई हैं। तो अभी न्यूटन के गति के समीकरणों पे चलेंगे। गति के समीकरण जो है ना उनको एक तरफ से परिभाषित करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने कहाँ से स्टार्ट हुआ गति के समीकरण या कुछ चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई, तो उसको ध्यान दो। जैसे एक अरस्तु जानते हो ना, अरस्तु नाम सुना होगा इनका अच्छी तरह से, है ना, अरस्तु का नाम सुना होगा। अरस्तु पहली चीज़ तो क्या है, ये जीव विज्ञान के जनक हैं, जीव विज्ञान के फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, अरस्तु, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान का तो जनक ये हो गए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। बायो होगी लेकिन पता नहीं है, बायो के कौन, उसके कौन है, बॉटनी के थियोफ्रेस्टस। तो पहला तो पॉइंट लिखो, उसके बाद चलते हैं। तो अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं, जीव विज्ञान के जनक हैं। जब बायोलॉजी 2 भागों में टूटते हैं ना, जूलॉजी और बॉटनी, तो जूलॉजी वाले ये हैं, कौन है, जीव विज्ञान वाले कौन है, अरस्तु महोदय। फिर आगे लिखो, तथा वनस्पति विज्ञान के जनक, तथा वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं, लिख लोगे ना, थियोफ्रेस्टस हैं, थियोफ्रेस्टस हैं, ठीक है। थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस नहीं लिख पाए ना क्या बोर्ड पे, देखो मैं लिख देता हूँ, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, ऐसे लिख लो फ्रेस्टस, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम फिजिक्स की बात करेंगे, तो अरस्तु ने फिजिक्स में भी कुछ चीज़ें बताई हैं। अरस्तु ने फिजिक्स में जो चीज़ें बताई हैं वो 2 चीज़ें बताई। उन्होंने कहा वस्तुएं कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती हैं। पहली चीज़ उन्होंने ये बताई, थोड़ा सुन लो आराम से, वस्तुएं कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती हैं। तो सही बात है ना, अगर तुम किसी वस्तु को लोगे और उसको ऐसे करके फेंक दो, फेंकने के बाद क्या करोगे, धीरे धीरे क्या करेगी, चलती जाएगी। जिस समय वो तुम्हारे हाथ से निकली उसकी वेग ज़्यादा होगा, और जब तुम्हारे हाथ से निकल गई, स्वतंत्र होगी वो वस्तु, जब आगे बढ़ती जाएगी, जैसे आपके बल, जो आपने बल लगाया उसकी वैल्यू 0 हुई, वो वस्तु वहीं पर रुक जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वायु में अगर किसी वस्तु को अगर आप फेंक रहे हैं, तो अगर ऐसे करके फेंक रहे हैं, तो घर्षण बल पृथ्वी पे अगर फेंक रहे हैं किसी वस्तु, तो घर्षण बल काम करता है, और घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो उन्होंने उस समय ये बताया कि वस्तु जो है ना, मतलब वस्तु जो होती है ना, वो कुछ समय बाद अपने आप से रुक जाती है। अब उन्होंने ये नहीं बताया, साइंस ये नहीं बताया कि किस वजह से रुक जाती है, घर्षण बल लगता है, ये सब नहीं बताया। उन्होंने बताया कि कुछ वस्तु कुछ समय बाद अपने आप से रुक जाती हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताया कि वस्तु को अगर चलाना है, यानी गति प्रदान करना है, उसके लिए बल की ज़रूरत पड़ती है। 2 चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ लिख लो, देखो पहला लिखो, वस्तुएं कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती हैं। वस्तुएं कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती हैं, ठीक है।
देखो इनको ये नहीं पता था उस समय कि घर्षण बल जो है ना गति के विपरीत दिशा में काम करता। उस समय इन्होंने इसको घर्षण बल को परिभाषित नहीं किया। तो आगे आने वाले समय में जो फिजिक्स के जो भी है ना सदस्य जो भी आएंगे ना, उन्होंने क्या किया है, साइंटिस्टों ने आगे जाके इसको डिफाइन किया कि घर्षण बल लगता है तब वस्तु का जो आप वस्तु को फेंका वो कुछ समय बाद अपने आप उसकी जो है ना वो अपने आप रुक जाती है, उसमें घर्षण बल काम करता है। जो घर्षण बल होता है वो गति के विपरीत दिशा में लगता है, पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। दूसरी चीज़ लिखो, दूसरा लिखो, गति बनाए रखने के लिए, गति बनाए रखने के लिए, गति बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। गति बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है ना। अगर आपको गति बनाए रखनी है तो आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर बल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। बल लगाना पड़ेगा तभी उसकी गति बनी रहेगी। जैसे आप अपना देखो ना, जैसे किसी वस्तु को आप धक्का मार रहे हैं ना, और जैसे आप उसको धक्का लगाना बंद कर देते हैं वो वहीं पर रुक जाती है, ठीक है। अगर लेकिन उसको हमको गति में रखना है तो आप क्या करें, उसको निरंतर धक्का मारेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे आप पेट्रोल डीजल में देखो, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो ना, तो मोटरसाइकिल में जो काम हम धक्का मार के कर रहे हैं ना, हाथ द्वारा बल लगा के कर रहे हैं ना, वहीं पे वो काम क्या करता है, जो तुम्हारा डीजल और पेट्रोल होता है वो करता है। अब क्या करो, आप जब तक उसको चालू रखोगे तब तक वो चलती रहेगी, जब तक पेट्रोल डीजल का खपत होगा तब तक चलती रहेगी। जैसे ही खपत होना बंद हो गया वैसे क्या करेगी, रुक जाएगी वहीं पर। तो इन्होंने बताया कि अगर किसी वस्तु को गति में रखना है तो आपको बल लगाना पड़ेगा। अब बल किस कंडीशन में नहीं लगाना पड़ेगा, जब घर्षण को क्या कर दो, शून्य कर दो। और ऐसी कंडीशन कभी उत्पन्न होती नहीं, क्योंकि बल तो घर्षण तो हमेशा कहीं ना कहीं उत्पन्न रहता ही है, ठीक है। जैसे आप किसी सतह पे किसी वस्तु को खींच रहे हैं ना, तो सतह द्वारा घर्षण बल लगाया जाएगा। जैसे मान चलो इस हाथ पे तुम रख के खींच रहे हो ना, तो ये इस हाथ पे रख के तुम्हारा क्या घर्षण बल लगाया जाता है, घर्षण बल काम करता है हाथ पे रखा हुआ, ठीक है। अगर तुम वस्तु को ज़मीन पे रख के खींचोगे ना, तो ज़मीन पे रखा हुआ घर्षण बल काम करेगा, ज़मीन लगाएगी। अगर तुम इसको एयर में, वायु में अगर इसको फेंकोगे तो वायु घर्षण बल लगाएगी इस विपरीत दिशा में। तो घर्षण बल को शून्य नहीं किया जा सकता। हाँ, घर्षण बल को क्या किया जा सकता, कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है घर्षण बल को, बिल्कुल बात। घर्षण बल कम हो सकता है लेकिन आप उसको शून्य नहीं कर सकते। ये आइडियल कंडीशन मान लिया जाता है कि घर्षण बल शून्य हो जाता है, लेकिन होता कभी नहीं है, ठीक है। अब कम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान चलो कोई खुरदुरी सतह है ना, खुरदुरी सतह है ना, तो खुरदुरी सतह पे क्या होता है कि घर्षण बल अधिक होता है, ठीक है। खुरदुरी सतह होती है उस पर घर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन जो सतह चिकनी होती है ना, उन पे घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। यानी चिकनी सतह पे घर्षण बल कम होता है और खुरदुरी सतह पे घर्षण बल अधिक होता है। घर्षण बल की जरूरत भी क्यों पड़ती है, चलोगे ना, अगर कहीं पर घर्षण बल शून्य है तो तुम चल भी नहीं पाओगे। तो चलने के लिए घर्षण बल अधिक, घर्षण बल की जरूरत होती है। देखो चिकनी सतह जो होती है ना, उस पर आपको फिसलने का डर ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो चलने के लिए घर्षण बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तुमको कि जो वॉल बियरिंग समझते हो ना, जो तुम बेयरिंग बोलते हो ना, उसको बियरिंग कहते हैं। जो बियरिंग है ना, बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, तो बियरिंग का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी वस्तु में अगर बियरिंग का अगर उपयोग कर रहे हैं तो वो घर्षण बल को क्या कर देती है, कम कर देती है। अब आपने एक क्वेश्चन और सुना होगा कि जैसे मशीनों के पुर्जे धीरे धीरे क्यों कट जाते हैं, तो मशीनों के पुर्जे कटने के पीछे क्या कारण है, घर्षण बल। क्योंकि वस्तु एक दूसरे से टकरा रही है, सटके चल रही है, तो क्या है वो उसमें घर्षण बल उत्पन्न होता है और घर्षण बल द्वारा क्या होती है, धीरे धीरे वस्तु में कट जाती हैं। तो नीचे लिख लो, एक नोट करके लिखो, चीज़ों को लिखो। घर्षण बल को कम किया जा सकता है, घर्षण बल को कम किया जा सकता है, घर्षण बल को कम किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, खुरदरी सतह पर घर्षण बल अधिक होता है। खुरदरी सतह पर जो रफ सरफेसेस होती हैं ना, खुरदरी सतह पर घर्षण बल अधिक होता है तथा चिकनी सतह पर घर्षण बल कम, दूसरा लिखो, अगला लिखो, घर्षण बल चलने के लिए
आवश्यक होता है, घर्षण बल चलने के लिए आवश्यक होता है, घर्षण बल चलने के लिए आवश्यक होता है। अगला लिखो पॉइंट। अरे घर्षण बल चलने के लिए क्या जरूरी है? अगर घर्षण बल शून्य कर दोगे ना तो देखो कितनी दिक्कत होती है, गिर पड़ोगे तुरंत ही। शून्य तो कर ही नहीं पाना है, ठीक है। वायु में तो शून्य नहीं कर पाओगे, निर्वात में शून्य कर सकते हो तुम, ठीक है, लेकिन वायु में शून्य नहीं होगा। जब एयर उपस्थित है वहाँ पे शून्य नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। जैसे आप देखो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ पे चलना कठिन है, ठीक है, बर्फ पे चलना कठिन क्यों है? तो घर्षण बल कम होता है। बर्फ पे चल के देखो कभी फिसलोगे ना तो चलना कठिन क्यों है? क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल की वैल्यू क्या है? कम है। अगला लिखो, घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में काम करता है। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है, गति के विपरीत दिशा में काम करता है। अगला लिखो, मशीन के पुर्जे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मशीन के पुर्जे व बॉल बियरिंग, मशीन के पुर्जे व बॉल बियरिंग, जो बैरिंग होती है ना, जो इसको कहते हो ऐसे करके वो अंदर होती है ना, मशीन के पुर्जे व बॉल बियरिंग मैंने लिखाया मशीन के पुर्जे व बॉल बेरिंग। एक चीज़ लिखो पहले, मशीन के पुर्जे, ऐसे बॉल बेरिंग अभी काट दो, पहले उसमें काट दो। मशीन के पुर्जे घर्षण बल के कारण कट जाते हैं, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। मशीन के पुर्जे घर्षण बल के कारण कट जाते हैं। मशीन के पुर्जे घर्षण बल के कारण कट जाते हैं। अब नीचे लिखो बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग का उपयोग घर्षण बल को कम करने के लिए होता है। बॉल बेरिंग का उपयोग घर्षण बल को कम करने का होता है। बॉल बेरिंग का उपयोग घर्षण बल को कम करने के लिए होता है। अब देखो एक चीज़ और देखो, थोड़ा इसको भी बता देते एक मिनट में। देखो जैसे मान लो कोई एक सरफेस है ऐसे करके, ये सतह है, ठीक है, ये सतह है तुम्हारे पृथ्वी, मान लो ये ऐसे करके है। अब जो घर्षण बल है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो हमेशा एरिया पे डिपेंड करता है, इसको ध्यान रखना। अगर आपने कोई वस्तु ऐसे ली, ऐसी वाली आपने कोई वस्तु ऐसी ली ना, तो अगर इसके ये वाला भाग इसके अगर टच में इतना आया, दूसरी आपने ये वाला लिया है गोल, ठीक है, ऐसे वाला लिया, तो उसका एरिया इतना टच में आया, ठीक है, तो क्या होगा कि इस पर घर्षण बल कम होगा, इस पर घर्षण बल अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा टच में कॉन्टेक्ट में आया पृथ्वी के, और इसका सरफेस एरिया कम कॉन्टेक्ट में आया। तो इसलिए जिसका घर्षण बल जो है ना वो किस पर डिपेंड करता है? एरिया पर डिपेंड करता है। तो लिखो घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर होता है। घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर होता है। क्षेत्रफल पर निर्भर होता है। घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर होता है, ठीक है। फिर ऐसे कोमा लगा के लिखो, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो घर्षण बल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो घर्षण बल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो घर्षण बल बढ़ेगा, ठीक है। बात बाकी आप जानते हो अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो घर्षण बल बढ़ेगा, अगर कम होगा तो फिर क्षेत्रफल, अगर कॉन्टैक्ट एरिया कम होगी ना तो क्या होगा? घर्षण बल भी क्या होगा? वहाँ पर कम हो जाएगा। समझ आया ना? दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, मशीन के पुर्जे और बॉल बेरिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। पूछा जाता है आपसे कि बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों करते हैं? तो घर्षण बल को कम करने के लिए, ठीक है। और दूसरा मशीन के पुर्जे क्यों कट जाते हैं? तो सीधी सी बात है उसमें घर्षण बल के कारण वो कट जाते हैं, ठीक है। अब अरसू के कथन दोनों को मैंने बता दिया।
वस्तु कथन को जो मैंने पहले बताया था उसमें मैंने क्या कहा, वस्तु कुछ समय बाद अपने आप से रुक जाती है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी कि वस्तु को अगर हमको गति में रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा। अब देखो इसके बाद आते हैं गैलीलियो महोदय, ठीक है, लिखो गैलीलियो के कथन या गैलीलियो का सिद्धांत, बातें की है गैलीलियो का सिद्धांत, ठीक है। पहला तो इसमें पॉइंट एक लिख लो, गैलीलियो के लिखो, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा था। पहले तो लिखो जड़त्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जड़त्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया, सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया। ठीक है, देखो इन्होंने कहा कि देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा ना कोई वस्तु अपने आप चलती है और ना कोई वस्तु अपने आप रुक सकती है, ठीक है। ना तो कोई वस्तु अपने आप चल सकती है, ना कोई वस्तु अपने आप रुक सकती है। जैसे अब मान के लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये ऐसी पड़ी हुई है, मैं इस पर कुछ भी ना करूं, कोई बल ना लगाऊं, तो ये ना तो ये अपने आप चलेगी, ठीक है, और अगर कोई वस्तु चल रही है ना, मोशन में है, तो वो अपने आप से रुकेगी भी नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर अवस्था परिवर्तन करना है ना तो उस पर बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और बल लगाने के लिए इन्होंने बताया, बल लगाने के लिए आपको उस सीमा तक बल लगाना पड़ेगा जब तक इसमें उपस्थित जड़त्व की वैल्यू क्या हो जाए ना, शून्य हो जाए, ठीक है। तो सीधा लिखो सिद्धांत, लिखो इनके अनुसार यदि कोई वस्तु, इनके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी। इनके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, या गति अवस्था में है, या गति अवस्था में है, या गति अवस्था में है तो वह गतिमान ही रहेगी, तो वह गतिमान ही रहेगी। गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इन्होंने ये कहा कि भाई अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, या फिर कोई वस्तु गति कर रही है ना तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल ना लगाओ, मतलब कोई बल ना लगाओ तब तक वो अपनी अवस्था परिवर्तन की चेष्टा नहीं करेगी, सीधी बात है। ये इन्होंने कहा, ठीक है। और इन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगा के स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई वस्तु अगर स्थिर है, उसको चलायमान करना है, उसमें गति प्रदान करना है, तो आपको दूसरा काम ये करना पड़ेगा, आपको उसकी जड़त्व की सीमा से अधिक बल लगाना पड़ेगा, तभी वो वस्तु क्या होगी, गतिमान होगी। जैसे यहाँ पर देखो, समझो, जैसे मान चलो कि अगर ये कोई वस्तु है, बस जैसे मैंने ये मान लिया कोई वस्तु है, अभी ये स्थिर पोजीशन में है, स्थिर है ना। अब मैं ये मानता हूँ कि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता ना, तो मैंने ये माना इसके ऊपर 10 न्यूटन का जब आप बल लगाएंगे ना तभी ये वस्तु क्या करेगी, गतिमान होगी। 10 न्यूटन का बल चाहिए उसको गति प्रदान करने के लिए। अब आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने क्या किया, इसके ऊपर बल लगाया, और जब आप यहाँ पर इसके ऊपर बल लगा रहे हैं ना, आपने बल यहाँ पर लगाया 1 न्यूटन, वस्तु अभी भी नहीं चलेगी। आपने 2 न्यूटन लगाया, वस्तु अभी भी नहीं चलेगी। आपने यहाँ पर 10 न्यूटन बल लगाया, वस्तु अब चलने की पोजीशन में होगी लेकिन चलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि 10 न्यूटन बल चाहिए आपको, 10 न्यूटन बल से के आगे ये वस्तु चलेगी। अब जैसे ही आपने क्या किया,
10.1 न्यूटन वाले इसमें लगाया, अभी वस्तु क्या करने चल रही है, चलना शुरू कर देगी। अब इसकी गति को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से 11, 12, 13, अब जितना ज़्यादा बल लगाएंगे वस्तु की गति बढ़ती चली जाएगी। अब वापस अगर ये आप बल हटा लेंगे तो वस्तु क्या कर जाएगी, अपने आप से रुक जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने जड़त्व के बारे में, और ये सारा जो फंडा जो हुआ ना, उन्होंने ये बताया, ये सारा का सारा जो फंडा हो रहा है वो सिर्फ जड़त्व के कारण होता है। और जड़त्व भी इन्होंने बताया कि जड़त्व डिपेंड करता है द्रव्यमान पर। ठीक है, जिस वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा वो उस वस्तु का क्या होगा, जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर जिस वस्तु का जड़त्व ज़्यादा होगा उसके लिए अगर द्रव्यमान ज़्यादा तो जड़त्व ज़्यादा तो उसको वस्तु के अवस्था परिवर्तन के लिए बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समझ आया ना? तो लिखो, अगले पॉइंट लिख लो, समझ में आ जाएगा। लिखो वस्तु की अवस्था परिवर्तन, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन तभी संभव है जब वस्तु की अवस्था में परिवर्तन तभी संभव है जब बल जड़त्व की सीमा से अधिक हो। जब बल जड़त्व की सीमा से अधिक हो, जब बल जड़त्व की सीमा से अधिक हो। फिर अगला लिखना बोल, वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि सीधी बात है, द्रव्यमान ज़्यादा होगा वस्तु का जड़त्व ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर आगे लिखो, जितना ज़्यादा जड़त्व उतना अधिक बल का प्रयोग करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा जड़त्व उतना ही अधिक बल का प्रयोग करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा जड़त्व उतना ज़्यादा ही बल का प्रयोग करना पड़ेगा। डैश लगा के लिखना, स्थिति परिवर्तन में। स्थिति परिवर्तन में। ठीक है, समझ आया ना? इन्होंने इतना कुछ बताया है। ठीक है, इन्होंने ये बताया भाई ऐसा ऐसा करना पड़ेगा और उन्होंने जड़त्व के नियम को दे दिया। ठीक है, अब आओ न्यूटन के नियम, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, तो न्यूटन गति का नियम, तो न्यूटन ने, अब गैलीलियो तो यहाँ इतना बता के चले गए। ठीक है, जड़त्व का नियम भी दे गए, सब कुछ दे गए। अब इसके बाद एंट्री होती है न्यूटन की। न्यूटन पूरी तरीके से इनको परिभाषित कर देंगे, सब चीज़ें बता देंगे। उसके बाद क्या है, आगे से ये फिर क्या, ये किसमें, न्यूटन के नियमों में इनको जोड़ा जाने लगेगा। बस गैलीलियो ने क्या है, आपसे पूछा जाए गैलीलियो ने क्या दिया, तो गैलीलियो ने जड़त्व का सिद्धांत दे दिया। और उन्होंने जड़त्व के सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया कि अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार जो है ना वो जड़त्व है। अगर जड़त्व कम होगा ना, तो अगर वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व कम होगा, तो बल भी कम लगाना पड़ेगा। अगर द्रव्यमान ज़्यादा, जड़त्व ज़्यादा, बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर अवस्था परिवर्तन करना है तो, अवस्था परिवर्तन नहीं करना तो कुछ भी ना करो। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब न्यूटन के गति का नियम, इसमें लिखो गति का नियम, न्यूटन के गति के नियम। अब देखो, न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे, समीकरणों को मैंने पीछे बता दिया है। अब 3 जो गति के नियम है वो देख लो पहले। तो लिखो पहला नियम, गति का पहला नियम है ना, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है, गति से, है ना। न्यूटन के गति का पहला नियम लिख लो। तो देखो, न्यूटन के गति के पहले नियम को, पहला तो ये जाना जाता है जड़त्व का नियम। किस नियम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम। और इसी नियम में बल की परिभाषा भी मिलती है, बल की परिभाषा भी मिलती है। ठीक है, तो 2 चीज़ों के लिए न्यूटन का पहला नियम जाना था, एक तो जड़त्व के लिए, दूसरा बल की परिभाषा इसी में मिलती है।
जिससे बल इन्होंने बताया था F बराबर m/a, यानी बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इन्होंने न्यूटन के गति के पहले नियम में जड़त्व के नियम की व्याख्या भी की गई है, जो गैलीलियो ने दिया था जड़त्व का, वो गैलीलियो दिया था जड़त्व का नियम। जड़त्व के बारे में सबसे पहले शब्द का प्रयोग गैलीलियो ने किया था, उसी को इन्होंने न्यूटन ने यहाँ पर बताया कि पहला हमारा नियम किससे संबंधित है, जड़त्व से, और दूसरा क्या बताया इन्होंने कि इस नियम में बल की परिभाषा मिलती। तो आपसे ये पूछा जाए कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है, तो प्रथम नियम से। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है, जड़त्व नाम से। ठीक है, जड़त्व का सिद्धांत या जड़त्व का नियम। आपसे पूछा जाता है जड़त्व को सबसे पहले, जड़त्व शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। बस इतना ही याद कर लोगे तो भी सफिशिएंट है आपके लिए। अब इसके लिए अब इसमें लिखो, थोड़ा और लिखो, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वस्तु, किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वस्तु, जड़त्व की परिभाषा इन्होंने बस दे दी थी, किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से, किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से यह अपनी अवस्था में परिवर्तन, यह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध करती है, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वह जड़त्व है, वह जड़त्व है, वह जड़त्व है। फिर आगे लिखो, इसको लिख लो, ये समीकरण लिखो, F बराबर m/a है, F बराबर m/a। F बराबर m/a। ठीक है, अब इसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, आप समझते हो। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे जड़त्व, तो जड़त्व की अगर बात करें तो जड़त्व भी तुम्हें तीन तरीके का देखने को मिलेगा। एक विराम का जड़त्व होता है, एक गति का जड़त्व होता है, एक दिशा का जड़त्व होता है। ठीक है, तो आगे देखो न्यूटन गति के नियम में, आगे देखो, लिखो जड़त्व। देखो ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन देखो, तीन ऐसे करके लिखो, छोटे छोटे बनाते हैं। पहला क्या है, विराम का जड़त्व। दूसरा जो है ना, गति का जड़त्व। तीसरा लिखो विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, और तीसरा जो है दिशा का जड़त्व। ठीक है, तीसरा किसका है, दिशा का जड़त्व। अब देखो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे देखो विराम के जड़त्व से जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वो ऐसे करता है कि चादर को अगर हम हिलाएं, देखो पहले समझ लो इसको, कि चादर को अगर हम हिलाएं तो इसमें उपस्थित धूल के कण क्यों गिर जाते हैं नीचे की तरफ। देखो घर में कंबल अम्बल होते हैं ना, कंबल को जब तुम झाड़ते हो तो उसमें जो धूल के कण क्या वो गिर जाते हैं ज़मीन पे, क्यों गिर जाते हैं। तो ये इसमें क्या है कि वहाँ पर विराम का जड़त्व होता है। जैसे आपने क्या किया, कंबल को पीटना शुरू किया, ठीक है, तो उसमें जो उपस्थित धूल के कण होते हैं वो विराम अवस्था में होते हैं, और आपने कंबल जो ऊन जो बनी होती है ना, वो क्या होती है, गति में कर देते हैं। तो क्या किया, इसमें उपस्थित कणों ने अपना कण तो मोशन अवस्था में नहीं आ पाए, तो वो क्या करेंगे, छूट जाएंगे, गिर जाएंगे। और कंबल को जो वस्त्र जो जिस चीज़ का बना होता है वो क्या करता है, गति में मोशन में चला जाता है, और ये क्या होता है, स्थिर होते हैं, तो क्या करते हैं, नीचे की तरफ गिर जाते हैं। दूसरा, जैसे आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है विराम के जड़त्व में, पेड़ों को हिलाने पर जो इसमें ऊपर जो फल लगे होते हैं वो क्यों गिर जाते हैं नीचे की तरफ। तो देखो, तो कभी देखना उसको डंठल ऐसे नीचे की तरफ रहता है, ठीक है, डंठल में ऐसे मान चलो ये कुछ लगा है, आपने क्या किया, यहाँ से हिलाना इसको प्रारंभ कर दिया, तो ये जो है ना, इतना भाग यहाँ से, इसका जो यहाँ जहाँ से कनेक्ट होता है इतना भाग तो हिलने लगा, यानी गति की अवस्था में चला गया। और नीचे वाला भाग क्या हुआ कि ये अभी जड़त्व के कारण, द्रव्यमान के कारण जड़त्व इसमें है, और जड़त्व इसमें है तो क्या करेगा, ये अभी हिलना प्रारंभ नहीं किया, ऊपर वाला भाग हिल रहा है, नीचे वाला हिल ही नहीं रहा, तो ऊपर वाला भाग से इस वाले भाग का वो क्या है, कनेक्शन कट जाता है, कट से गिर पड़ता है। तो ये किसकी वजह से होता है,
विराम के जड़त्व की वजह से। इसमें देखो गति के जड़त्व में क्या होता है, जैसे आपने एग्जाम में सुना होगा कि अगर कोई चलती हुई बस है या चलती हुई कोई गाड़ी है, उसमें अब आप अचानक ब्रेक मार दो, उसमें आप अचानक ब्रेक मार दो तो होता क्या है, उसमें बैठे यात्री क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों होता है वो? गति के जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्तियों को जो स्थिति होती है वो क्या होती है, अभी ब्राह्मवस्था में है ना, वो गति उसके साथ वस्तु के साथ गति कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे आप टायर क्या है, जैसे आपने ब्रेक लगाई हो, टायर क्या गति, वो क्या ब्राह्म में अवस्था परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन शरीर भी अभी क्या कर रहा है, तुम्हारा गति कर रहा है, तो तुरंत आगे तक झुकना पड़ता है। दिशा का जड़त्व क्या है, जैसे मैंने एक बताया होगा तुम्हें, बैंकिंग जो रोड पे है ना, रोडों पे बैंकिंग या रोड में जो थोड़ी झुकाव ऐसे प्रदान किया जाता है, वो जड़त्व के लिए दिया जाता है ताकि जड़त्व मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो पूछता है क्या कारण है कि रोडों में बैंकिंग दी जाती है, तो किसके लिए दी जाती है, आप बताएंगे दिशा के जड़त्व के कारण। दिशा जो जड़त्व है ना, दिशा के जड़त्व के कारण। फिर आपसे ये कहा जाता है कि जैसे मान चलो, जैसे कोई जब आप कोई ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे मोड़ है तो आप ऐसे घूम रहे हैं, जब आप ऐसे घूम रहे हैं ना तो उसमें क्या होता है कि आपका जड़त्व जो है ना, दूसरी दिशा, आप झुकते दूसरी दिशा में, जड़त्व दूसरी दिशा में काम करता है। तो आपसे पूछा जाता है, आपसे अलग अलग कभी नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा विराम के जड़त्व, गति के जड़त्व और दिशा के जड़त्व के अंतर्गत कौन कौन उदाहरण है। आपसे ये पूछा जाएगा, सिर्फ ऐसे पूछा जाएगा कि भाई पेड़ से फल क्यों गिर जाते हैं अपने आप से, जब आप हिलाते हैं तो पेड़ से फल क्यों गिर जाते हैं, जब ब्रेक लगाई जाती है तो यात्री आगे को झुक जाते हैं। तो आपको याद रखना क्या है, जड़त्व के कारण। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जड़त्व भी कितने प्रकार से हैं, 3, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो आप पहले एक तरफ इसको बना लो, फिर आप अलग अलग एग्जाम्पल लिख लेना, और अलग अलग एग्जाम्पल के साथ साथ में क्या करना है, आप तो याद रखना कि विराम का जड़त्व के कारण हुआ है, गति के जड़त्व के कारण हुआ है, दिशा के जड़त्व के कारण हुआ है। लेकिन देखो कॉमन रूप आप क्या देना है कि ये सारी प्रक्रिया किसकी वजह से हो रही है, जड़त्व की वजह से। ठीक है, तो इसमें आप विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व ऐसे लिखो। फिर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ सीधा। ठीक है, कितने मिनट की होगी इसमें? थर्टी चलो कोई नहीं, लिखो विराम के जड़त्व में एग्जाम्पल लिखो। ये ध्यान रखना, कंपटीशन फिजिक्स अप्लाइड पूछी जाती है एग्जाम्पल के साथ, है ना कि वो नियम पूछे जाएंगे, नियम नहीं पूछे जाएंगे, फिजिक्स आपसे पूछी जाएंगी सीधी इसमें एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल पे आपको बहुत ही गौर करना है, एग्जाम्पल के साथ ऐसे ही पढ़ना है, ध्यान रखना, नहीं तो फिर ढूंढ नहीं पाओगे क्वेश्चन वहाँ पे। लिखो विराम के जड़त्व में एग्जाम्पल लिखना, सीधा आप नीचे लिख दीजिए। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल में अलग अलग लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन आपको अलग अलग याद ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैन टाइटल क्या है, जड़त्व याद होना चाहिए, ये प्रक्रिया जड़त्व के कारण ही हुई है। अलग अलग नहीं याद रहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर में कभी नहीं पूछता कि विराम के जड़त्व के कारण हुई, गति के जड़त्व के कारण हुई या दिशा के जड़त्व के कारण हुई। थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो उसके भी आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो विराम का जड़त्व में पहला एग्जाम्पल लिखो। देखो अचानक बस चलने पर 2 प्रक्रियाएँ होती हैं। एक चलती हुई गाड़ी में, देखो सुनो, देखो जब चलती हुई गाड़ी होती है ना तो उसमें ब्रेक लगती है तो व्यक्ति आगे झुकता है, लेकिन जब स्थिर होती है ना, जब चलना शुरू होती तो लोग पीछे की तरफ झुकते हैं। ट्रेन में देखो ना, ट्रेन में बैठो ना, ट्रेन में जब ट्रेन चलना शुरू होती है ना स्टेशन से, तो ऐसे पीछे जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर जब वो रुकती है तो सब ऐसे झुकते हैं आगे, एक दूसरे को प्रणाम कर रहे होते हैं ना, आमने सामने बैठे वैसे। ठीक है, वैसा नहीं करेंगे किसी को प्रणाम, वैसे धक्का मुक्की करेंगे, भाई हट तू हट मैं बैठूंगा। ठीक है, तो विराम के जड़त्व में पहला तो ये जो ना, जो स्थिर थी ना, स्थिर थी, उससे फिर जब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो विराम का जड़त्व है। ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, जड़त्व। ठीक है, जब वो ब्रेक लगा रहे हैं तब वो आगे की तरफ झुक रहे हैं तो गति का जड़त्व है, लेकिन है किसकी वजह से। ठीक है, मतलब ये मत भूल जाना, इन्हीं के चक्कर में, पता चला इन्हीं के चक्कर में ये भूल गए। ठीक है, हाँ तो लिखो अचानक बस चलने पर अंदर बैठे व्यक्ति, अचानक बस चलने पर अंदर बैठे व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से सुन लो। ऐसे बनेगा, क्या कारण है कि अचानक जब कोई
जब कोई बस या ट्रेन ऐसे पूछे जल्द क्या कार्ड है, जब कोई बस अचानक चलती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा कि भाई साहब जड़त्व की कार्ड या विराम के जड़त्व की कार्ड, ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, मैं सीधा सीधा उसमें लिखा रहा हूँ। अगला लिखो, चादर हिलाने पर, चादर हिलाने पर धूल के कणों का अलग होना, चादर हिलाने पर धूल के कणों का अलग होना, चादर हिलाने पर धूल के कणों का अलग होना। अगला लिखो, पेड़ को हिलाने पर, इसी में ही है ना, पेड़ को हिलाने पर, पेड़ को हिलाने पर फलों का अलग हो जाना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, चादर को हिलाने पर कणों का अलग होना, धूल के कणों का अलग होना, एक एग्जाम्पल। दूसरा क्या है, जब पेड़ को हिलाते हैं तो फलों का अलग होना, फलों का अलग होना। ठीक है, और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि अगर कोई वस्तु विराम में है ना, अगर कोई वस्तु विराम में है ना, और विराम में व्यक्ति अंदर बैठे हुए बस ट्रेन में, अब विराम में वस्तु है और इसमें गति अगर अचानक दे दी जाए तो व्यक्ति कैसे झुकना, पीछे की तरफ झुक जाना। ठीक है, कैसे की तरफ, पीछे की तरफ झुक जाना। ये तीन एग्जाम्पल किसमें मिलेंगे, विराम की जरूरत में मिलेंगे। अगला है गति की जरूरत में, लिखो, इसमें लिखो, ऐसे लिखो, किसी गतिमान वस्तु में, किसी गतिमान वस्तु में, यानी गतिमान वस्तु में, वस्तु में ब्रेक लगाने पर, ब्रेक लगाने पर इसमें बैठे यात्रियों का, इसमें बैठे यात्रियों का आगे की तरफ झुकना, आगे की तरफ झुकना। ठीक है, देखो, ना चाहते हुए ट्रेन में बैठे हुए आमने सामने वाले यात्री एक दूसरे को नमस्कार कर लेते हैं, है ना। अगला देखो, दिशा का अर्थ में लिखो, इसमें लिखो, चलती हुई बस जब अचानक, चलती हुई बस जब अचानक, चलती हुई बस जब अचानक मुड़ने से, मुड़ने से चलती वस्तु का, चलती वस्तु का अचानक मुड़ने से इसमें बैठे व्यक्तियों, इसमें बैठे व्यक्तियों का, इसमें बैठे व्यक्तियों का, इसमें बैठे व्यक्तियों का मोड़ की विपरीत दिशा में झुकाव, मोड़ की विपरीत दिशा में झुकाव। ठीक है, जैसे मान चलो, जैसे इधर देखो, मोड़ का झुकाव ऐसे है, जैसे मान लो ये ऐसे मोड़ है। ठीक है, अब बस इधर से आ रही, ये ऐसे सीधा रोड था ऐसे। ठीक है, अब आई और वो ऐसे करके गई ट्विस्ट करके। अब इसमें जो बैठे हुए व्यक्ति होंगे ना, इसका झुकाव किधर की तरफ, इधर की तरफ है ना, बाहर की तरफ थोड़ी नहीं, इसका झुकाव अंदर की तरफ होगा। इसका झुकाव ऐसी की तरफ है, लेकिन इसमें बैठे यात्री क्या करते हैं, पीछे की तरफ झुकते हैं। जैसे तुमने साइकिल चलाई है ना, कभी मेड़ पे साइकिल चलाई हो तो ध्यान देना कि जब तुम गिरते हो ना, ऐसे कर गिरते हो ना, ऐसे इधर की तरफ गिरती तो इधर ही की तरफ झुक जाते हो, जबकि गिर इधर की तरफ रही है। ठीक है, तो झुकना इधर की तरफ है। ठीक है, मेंटेन करना है। लेकिन जब गिर रही होती है ना, तो ऐसे करके टांगे ऐसे करते हो, क्यों, क्योंकि वो जड़त्व को मेंटेन कर रहे होते हैं आप। ठीक है, तो इसमें बैठे यात्रियों को क्या है, अगर किसी बस में या किसी ट्रेन में बैठे यात्रियों, बस में बैठे यात्रियों का जब घूमना, किसी मोड़ पे घूमना, तो क्या होता है कि इसमें बैठे यात्री क्या करते हैं, जिधर की तरफ वस्तु घूम रही है उसकी विपरीत दिशा में ऐसे करके मुड़ते चले जाते हैं, तो वो क्या है, दिशा का जड़त्व है। अगला एक और एग्जाम्पल लिखो, एक शब्द आपने सुना होगा अपकेंद्री बल, दो शब्द सुनोगे, अपकेंद्री बल, एक अभिकेंद्री बल। अपकेंद्री बल जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, जैसे मान चलो ये अगर इधर दिशा में लग रहा है कि सेंटर तो उसका ये है, जो केंद्र से बाहर की दिशा में लगता है वो अपकेंद्री बल है। और जो सेंटर से, अगर ये सेंटर है और इसी की दिशा में लगता है तो क्या है, वो अभिकेंद्री बल है, अभिकेंद्री बल है। ठीक है, तो ये कहा जाता है जो दिशा का जड़त्व होता है ना, वो अपकेंद्री बल के समान होता है।
ध्यान से सुनो, जो दिशा का जड़त्व होता है वो अपकेंद्री बल के समान होता है। तो लिख लो अपकेंद्री बल, जैसे लिखो दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व अपकेंद्री बल के समान होता है। दिशा का जड़त्व अपकेंद्री बल के समान होता है, अपकेंद्री बल के समान होता है। जैसे आगे आएगा अपकेंद्री बल, वॉशिंग मशीन, आपकी मथनी, इसी सिद्धांत पे काम करेंगे। देखो कपड़े जो धुलते हैं ना, तो उसमें दीवारों पे मारता रहता है वो घुमा घुमा के, पीछे आग पास में थोड़ी खट्टी खींचता है, वो ऐसे मारता है एक तरफ, तो अपकेंद्री बल काम करता है। ठीक है, और अपकेंद्री बल अंदर की तरफ लगता है ना। और जैसे अणुओं को जो बांध के रखता है ना, वो अभिकेंद्री बल ही बांध के रखता है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ घूमता रहता है, अभिकेंद्री बल ही उसमें काम आता है, क्योंकि अंदर वाला लगाता है, ये इसकी तरफ लगाते हैं, वो दूसरी तरफ लगाता है, बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, तो न्यूटन गति का पहला नियम बता दिया। ठीक है, दूसरा नियम लिख लो, दूसरा नियम जल्दी से लिखो, लिखो दूसरे का नियम लिखो पहले। दूसरे नियम देखो, पहले वाले में बल की परिभाषा मिली थी, दूसरे वाले में बल का मान मिलता है। तो लिखो न्यूटन के दूसरा नियम में पहला पॉइंट लिखो, बल का मान मिलता है। ठीक है, और अगला लिखो, इसमें रेखीय संवेग, इसमें रेखीय संवेग को परिभाषित किया गया है, इसमें रेखीय संवेग को परिभाषित किया गया है, इसमें रेखीय संवेग को परिभाषित किया गया है। पहले वाले में बल को परिभाषित किया गया था, इसमें रेखीय संवेग को परिभाषित किया गया था। अब देखो रेखीय संवेग बराबर, ऐसे लिखो, रेखीय संवेग को P से डिनोट करते हैं, P बराबर m इंटू वी, P बराबर m इंटू वी, ये रेखीय संवेग होता है। P ये क्या है, रेखीय संवेग है। ठीक है, ये क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है। तो अब इतना तो आप समझ गए ना। जैसे F बराबर m इंटू ए था ना न्यूटन का पहला नियम, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल बल कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो ये दूसरे वाले में मिला, ये दूसरे वाले में बताया। और न्यूटन जो बल जो तुम्हारा बल जो था ना, उसको यहाँ पर नीचे वाले में, दूसरे वाले में क्या किया गया, मान मिला इसका। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नीचे लिख लो, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। अच्छा, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डायन, है ना। आगे लिख लो, सीजीएस पद्धति में, अभी यूनिट वाले पे आएंगे तो बताएंगे सब चीज़ें। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डायन होता है। तो ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डायन। वो वाली डायन नहीं, ये डायन मात्रक है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो अब देखो बाद बाकी इसमें इक्वेशन आप कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो, बल से रिप्लेस करना चाहो तो ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, F बराबर m इंटू ए, है ना। वो आप फिर बदल कर सकते हो। यहाँ से जब m बराबर निकालोगे तो F अपॉन ए, तो m बराबर यहाँ से रख दो तो P बराबर, यहाँ से बनता क्या, F P, m बराबर रखोगे तो F इंटू वी अपॉन ए। ये सारी चीज़ें तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लिखो न्यूटन का तृतीय नियम, और सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, लिखो, लिखो क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। थर्ड लॉ जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ जो है ना, क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? ये नियम ये बताता है, देखो इधर सुनो, जैसे मैं इसके ऊपर ऐसे दम लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, है ना, इसको ऐसे ऐसे दबा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो मैं जितना इसके ऊपर बल लगा रहा हूँ ना, उतना ही पेन ये मार्कर मेरे ऊपर बल लगा रहा है। जैसे मैं इसको ऐसे करके लगाऊँ ना, ऐसे करके ढसाऊँ, तो जितना बल मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ ना, उतना ही बैक ये जो है ना मार्कर मेरे ऊपर मार रहा है। दीवार में जितना मैं इसमें बोर्ड में जितना धक्का मैं इसके उधर की तरफ लगा रहा हूँ ना, इतना ही बैक मेरी तरफ मार रहा है। तो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, ठीक है। तो इसमें लिख लो, पहले लिखो, परिभाषित कर लो इसको, लिखो किसी वस्तु पर जितना बल, किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं उतना ही बल यह आरोपित करने वाले के ऊपर लगाते हैं, उतना ही बल यह आरोपित करने वाले के ऊपर लगाता है, उतना ही बल ये आरोपित करने वाले के ऊपर लगाता है। फिर अगला लिखो चीज़, देखो जो आप लगा रहे हैं वो क्रिया है, और जो दूसरा वो लौटा के दे रहा है वो क्या है? प्रतिक्रिया है। तो लिखना क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। ठीक है, फिर अगला बोर्ड लिखना, देखो जिस समय आप बल ऐसे उसके ऊपर आरोपित कर रहे थे ना, जैसे मान चलो इसके ऊपर ऐसे में बल लगा रहा था, उसी समय ये मेरे ऊपर उतना ही बल लगा रहा था। तो इसका मतलब क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया में जो समय अंतराल होता है ना, वो शून्य होता है। मतलब जिस समय पे मैं इसके ऊपर बल लगा रहा था, उसी समय ये मेरे ऊपर लगा रहा था। ऐसा नहीं होता मैं इसको ऐसे मार दिया, ऐसे धक्का मार दिया, ये 2 मिनट बाद फिर मेरे ऊपर लगाएगा बल, नहीं, जिस समय मैं इसके ऊपर लगा रहा था उसी समय ये मेरे ऊपर लगा रही है। ठीक है, तो लिखो क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया के साथ कार्य करती है, क्रिया प्रतिक्रिया के साथ कार्य करती है, क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया के साथ कार्य करती है, अर्थात इनके बीच समय अंतराल शून्य होता है, अर्थात इनके बीच समय अंतराल शून्य होता है। ठीक है, उदाहरण जैसे लिखो, देखो जितने बंदूक से गोली दागना है ना, बंदूक से गोली दागी, गोली निकलेगी, और जितना आप आगे की तरफ वो दम लगा के निकलेगी ना, उतना ही बंदूक पीछे तरफ मारते। तो कभी कभी देखा ना, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे तो ऐसे नाक ऐसे रख के मारते हैं, नए चलाने वाले, तो उन्हें ये पता नहीं कि ऐसे कर चलाना। इसलिए तो पूछा जाता कंधे पर रखकर बंदूक क्यों चलाई जाती है, मतलब ये पोजीशन करते हैं ना, और ऐसे करके करते हैं ना बहुत सारे, जो वैसे वाली बंदूक, अब तो बढ़िया राइफलें आने लगी, बंदूकें आने लगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पहले आती थी ना, वो बंदूक यहाँ कंधे पर रख के चले जाती थी। क्यों? क्योंकि ऐसे चला रहे ना, तो पता चला ऐसे झटका लगा तो अन्ना को फूट गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे रख के चलाई जाती थी। क्यों? क्योंकि गोली जैसे निकलेगी वो अपनी प्रतिक्रिया लौटाएगी पीछे की तरफ। ठीक है, जितना फोर्स से इधर की तरफ निकलेगी उतनी फोर्स से बैक की तरफ आएगी। ठीक है, तो लिखो बंदूक के चलाने पर बंदूक का पीछे हटना, बंदूक के चलाने पर बंदूक का पीछे हटना, बंदूक के चलाने पर बंदूक का पीछे हटना। अगला लिखो उदाहरण, पानी में खड़ी नाव से कूदना, पानी में खड़ी नाव से कूदना, पानी में खड़ी नाव से कूदना। ठीक है, ये तो देखो पानी में खड़ी नाव हो या कोई भी हो, अब आप जैसे पानी में खड़ी नाव से कूद रहे हैं ना, तो आप जब उछलेंगे ना, तो आपके जो पैर हैं, उंगलियां हैं ना, वो क्या करेंगे, इसमें पीछे की तरफ बल लगाएंगे। ठीक है, और तुम आगे जंप करोगे, यानी कि आपको जंप भी लेनी है,
जैसे आप देखो ना, जो जो कूद ऊंची कूद वगैरह ये सब कूदते हैं ना, तो होता क्या है उसमें, जब आप मिट्टी पे कूद रहे हो ना, मिट्टी में देखो, तो जब आप कूदते दौड़ते हुए आते हैं तो फिर जिस जगह से फिर आप कूदना शुरू करते हैं तो उस जगह से मिट्टी क्या हो जाती है, हट जाती है। क्यों हट जाती है? तो सीधी सी बात है कि आपके जो पैर की उंगलियाँ क्या करती हैं, पीछे की तरफ जब धक्का लगाती हैं, तभी आपका जो है ना आगे की तरफ आप जाते हैं। जब अब आगे की तरफ जाएंगे तो उंगलियाँ आपकी पीछे की तरफ लगाएंगी, तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, अगला उदाहरण और लिखो, ऐसे लिखो, रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का प्रक्षेपण। ठीक है, रॉकेट का प्रक्षेपण। देखो रॉकेट का प्रक्षेपण, जैसे आप देख रहे हो ना अंतरिक्ष में जब देखते हो ना कभी कभी, तो रॉकेट क्या करता है, जब रॉकेट चलता है तो क्या करता है, देखो आपको लगता है कि पीछे की तरफ ये लाइनें से बनाता चला जा रहा है, देखा होगा कभी कभी लाइनें से बनाता जा रहा है, पीछे लाइनें नहीं बना रहा, वो पीछे की तरफ गैसों को रिलीज कर रहा है, उसमें उपस्थित ईंधन जलेगा तो वो पीछे की तरफ जल के निकलता रहेगा। अब जब ईंधन जलेगा ना पीछे की तरफ, तो जो गैसें निकलती है उसमें से ना, वो गैसें क्या करती हैं, जब निकल रही हैं इसमें से बाहर की तरफ, तो मैंने बताया ना जो गैसें निकलेंगी, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। ठीक है, जब ये बाहर जितनी ज़्यादा निकलेगी उतनी ज़्यादा आगे तरफ दम लगाएंगे, ये गैसें लगाएंगे ना उसके ऊपर दम, तो इसी वजह से क्या है, रॉकेट आगे तरफ बढ़ता है। जैसे आप अपनी मोटरसाइकिल देखो, मोटरसाइकिल में जब आप जितनी ज़्यादा रेस देते हो ना, तो उतना ही ज़्यादा तो फ्यूल बाहर निकलता है, उतना ज़्यादा जो जलता है, तो तभी तो वो आगे तरफ बढ़ाता है आपको। इसका मतलब जब आप एक्सीलेटर ज़्यादा चीज़ खींचते हैं तो उसमें जो फ्यूल होता है वो ज़्यादा जलता है, ज़्यादा जलता है, यानी उसमें बस फ्यूल भी क्या है, रासायनिक कंपोजिशन है ना, रासायनिक चीज़ों का मिश्रण है ना, तो रासायनिक चीज़ें जितनी जैसी यहाँ जलती हैं, वो जब बाहर की तरफ एग्जॉस्ट से निकलता है तो क्या करता है, वो आगे तरफ जलता है आपका। ठीक है, तो रॉकेट भी क्या करता है, रॉकेट जो प्रक्षेपण करता है ना, गैसें पीछे तरफ रिलीज करता है, तो उसके बाद ही आगे गैसें क्या करती है, अपोजिट साइड में निकल, तो इस डायरेक्शन में रही गैसें, लगाएंगे धक्का तुम्हारे इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब नीचे तरफ इसमें एक लिख रहे हैं, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पे कार्य करता है, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सड़क पे चलना हो गया है ना, सड़क पे चलने में मदद करने के लिए घर्षण बल काम आता है, लेकिन जो है ना सड़क पे चलना भी उदाहरण इसी का, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होता है। तभी देखो ना कभी कभी ट्रैक्टर वगैरह होते हैं ना, तो जो क्या करते हो आप, ट्रैक्टर वगैरह चढ़ाओ किसी जगह पे, तो देखो गिट्टी उखड़ के दूर गिरती जाएगी, क्यों, टायर घूमते हैं, तो इसी वजह से होता है वो। ठीक है, अब जब तेज़ होगा ना तो ऐसे करके तो फिर पीछे तरफ उखड़ेगी, जो ये ना तो ऐसे पीछे तरफ दम लगाएंगे तभी तो आगे बढ़ेगा वो चीज़। ठीक है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के नियम में काम करता है। ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, और भी पूछे जा सकते हैं। अब नोट करके 2-3 पॉइंट लिखो, लिखो। न्यूटन के नियम तभी कार्य करते हैं, न्यूटन के नियम तभी कार्य करते हैं न्यूटन के नियम तभी कार्य करते हैं जब वस्तु की चाल, न्यूटन के नियम तभी कार्य करते हैं जब वस्तु की चाल प्रकाश के चाल की अपेक्षा कम होती है, प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम होती है। यानी प्रकाश की चाल कितनी है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि ये कह रहा है कि न्यूटन के नियम, जो तीनों नियम है ना, वो तभी कार्य करेंगे जब जो प्रकाश की चाल से जो वस्तु की चाल, यानी अगर हम कहें कि वस्तु की चाल जो है ना, वस्तु की चाल जो होनी चाहिए ना, वो बहुत कम होनी चाहिए किसके, प्रकाश की चाल के, c के बराबर, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से काफ़ी कम होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें काम करेंगे न्यूटन के सारे नियम। अगर इससे ज़्यादा होगी, इसके बराबर होगी, तो कहीं पे भी क्या करेंगे, न्यूटन के नियम कार्य नहीं करेंगे। समझ में आया ना, ये बताया गया है। ठीक है, इसके बाद नोट में लिखो अगला चीज़, बस थोड़ा और 2-4 मिनट लिखो। क्या हुआ, क्या हुआ?